प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के गणित विषय में चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं के द्वितीय भाग में पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आज हम पूर्ण संख्याओं में गुणा तथा भाग की संक्रिया के प्रगुण के संबंध में समझेंगे। अभ्यास 2C तथा 2D के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही साथ अंत में गतिविधि करेंगे। नाम रहेगा संख्या बताओ। आज हम गणित के कुछ गुण होते हैं, गणित के संक्रियाओं के कुछ गुण होते हैं, उनको देखेंगे। जैसे आपके क्या गुण हैं कि आप लड़के हैं, आपके क्या गुण हैं आप लड़कियां हैं, हमारे क्या गुण है कि हम टीचर हैं, है ना। इसी प्रकार सबके कुछ ना कुछ गुण होते हैं, ठीक है। तो गणित के क्या गुण होंगे। अब गणित में संक्रियाएं की बात की जाती है, तो संक्रियाओं में जोड़ आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, ये संक्रियाएं कहलाती हैं। जितने भी हमारे गणित के सवाल होते हैं उनको हम इन संक्रियाओं के माध्यम से करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर गुणा की हम बात करते हैं तो गुणा में कौन कौन से गुण होते हैं, इनको हम गुणन का प्रगुण कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुणन का प्रगुण, मतलब गुणा करने में हमारे को कौन कौन से ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन कौन से नियम होते हैं गुणा करने के। ये बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हर चीज का नियम होता है, तो गुणा के कौन से नियम होते हैं इनकी बात करेंगे, ठीक है। अब गुणा करने में हमने देखा होगा, जब 2 से गुणा करते हैं 2 का, तो हम क्या करते हैं फाड़ा पढ़ते हैं, इस तरह की बात होती है ना। तो कुछ ना कुछ नियम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नियम क्या होता है उसको देखते हैं, समवरक। समवरक प्रगुण क्या होता है। तो समवरक गुण ये कहता है गुणा की स्थिति में हमने पूर्ण संख्याओं की बात की, तो पूर्ण संख्याएं हमारी जो होती हैं उसको जरा ध्यान दें। तो पूर्ण संख्या क्या होती है 0, 1, 2, है ना। ये सब हमारी क्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो समवरक का नियम ये कहता है कि यदि अगर 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अब इसको जरा उदाहरण से समझो। जैसे मैंने 2 संख्याएं ली, छोटी छोटी ले लेते हैं। जैसे मैंने 5 लिया और दूसरा 4 ले लिया। 5 का जब हम 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 20। वेरी गुड। मैंने कहा कि भाई 5 का गुणा 4 से किया तो 20 आया। 5 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, 20 भी पूर्ण संख्या है। यानी कोई 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या मिलती है। ये कौन सा नियम है समवरक का नियम है, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। इसका एक उदाहरण और अगर देखें तो मैंने कहा कि भाई 2 का गुणा हमने 10 में कर दिया तो 20 आ गया। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और जो उसका उत्तर है वो भी पूर्ण संख्या हो गया। तो ये हमारा एक और उदाहरण लो। 3 का गुणा हमने मान लो 5 में कर दिया तो 15 आ गया। देखो 3 ही पूर्ण संख्या है, 5 ही पूर्ण संख्या और 15 भी पूर्ण संख्या। यानी समवरक का नियम ये कहता है कि कोई 2 पूर्ण संख्याएं आपस में जब गुणा करती हैं तो पूर्ण संख्या ही हमें प्राप्त होती है। दूसरा नियम समझ लो, इसको हमने कहा क्रम विनिमय। गुणा में क्रम विनिमय का नियम क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो
देखो कोई दो पूर्ण संख्याएं अगर हम लेते हैं, जैसे मैंने फिर से लिया, मान लो 6 लिया, उसका गुणा 7 से किया, ठीक है, 6 का गुणा 7 से किया, कितना आया बताओ? 42। ठीक है भाई, 42 ही आता है ना। अब मैंने क्या किया, इनका नियम जो क्रम था ना वो बदल दिया। क्रम क्या है, पहले 6 है फिर 7 है। अब मैंने क्या किया, इनका क्रम बदल दिया, पलट दिया। बदल दिया मतलब पलट दिया। तो हमने क्या किया, 7 को पहले लिख लिया और 6 को बाद में लिख दिया। इतना हो गया, ये क्रम बदल गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का गुणा 6 में किया तो कितना आया? 42। वेरी गुड। ठीक है भाई, यानी अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को हम जब गुणा करते हैं तब उनका अगर क्रम बदल दे तब भी उसका जो गुणनफल होगा वो वही रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। क्रम बदलने से मतलब 6 पहले लिखा है, यहां पे 6 बाद में लिखा है, तो इसका जो उत्तर है वो सेम है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। अब इसको जरा आप समझाओ, जरा अपने आप से प्रयास करो। हो सकता है कुछ और एग्जाम्पल ले लो, चाहो तो 6-7 की जगह कुछ और ले लो, और नहीं ले रहे हो तो इसी को समझा दो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है कि भाई गुणा की स्थिति में क्रम विनिमय का नियम हमें समझा दो। भाई क्या होता है हमें नहीं पता, बताओ समझाओ। बोलो। 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 42। हाँ 42 आ गया। 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 42 आएगा। हाँ ठीक है, तो दोनों स्थिति में 42 आया, इसलिए क्रम विनिमय का नियम कहलाया। अब क्रम विनिमय का नियम समझाना है, ठीक है, अपनी भाषा में समझाओ जरा, क्या होता है क्रम विनिमय का नियम, बताओ। 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 42 आएगा। हाँ। और 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 42 आएगा। हाँ तो इसे क्रम विनिमय नियम। ठीक है, दो संख्याओं को जब आपस में गुणा करते हैं, चाहे वो 7 का गुणा 6 में कर लो, चाहे 6 का गुणा 7 में कर लो, उत्तर एक ही आएगा। होता है ना ऐसा? और कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? हाँ बताओ। सर ऐसे 5 का गुणा 2 से करो। हाँ 5 का गुणा 2 से करो, या फिर 2 का गुणा, हाँ 2 का गुणा 5 से कर लो। देखो दोनों स्थिति में 10 ही आएगा। कितने सारे उदाहरण है। अगला प्रॉपर्टी मान के चलो गुणक की, वो है तत्समक अवयव है। इसके बारे में सुना है कभी? तो देखो जानते सभी हो, लगभग वही चीज है, लेकिन पता होना चाहिए किस नियम में आता है। इतनी सी बात। अब पहले वाला नियम था वो जानते थे ना, हमने खूब देखा है कि भाई 4 का गुणा 5 में करो या 5 का गुणा 4 में करो, 5 का गुणा 2 में करो या 2 का गुणा 5 में करो, उत्तर एक ही आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि पहाड़े में अगर हम देखें तो 2 के पहाड़े को अगर हम 5 बार पढ़े तो 5 10, और 5 पहाड़े को 2 बार पढ़ लो तब भी 10 होता है ना। ऐसा पहाड़े में हम जब कर रहे होते तो होता है ना, ऐसा कई बार रिपीट हो रहे होते हैं ना, ये कारण। अब आता है तत्समक अवयव। क्या होता है भाई? तो गुणा की स्थिति में ये जो अवयव होता है तत्समक अवयव, वो होता है 1। जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में जब हम तत्समक अवयव की बात करते हैं तो वो 1 होता है। क्यों होता है इसका कारण समझ लो। 1 इसलिए होता है तत्समक अवयव क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम गुणा करते हैं ना 1 से, वही संख्या आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा भाई 5 का गुणा करो 1 में, तो 5 ही आ गया ना।
5 को 1 से गुणा करके देखो 5 आएगा। अब यहां पर कोई भी संख्या लिख लो, वही संख्या को जब हम 1 से गुणा करेंगे तब यही संख्या यहां आ जाएगी। इसीलिए 1 हमारा तत्समक अवयव कहलाएगा। ये सिर्फ 1 के साथ होता है। जैसे मैंने मान लो यहां 1 को छोड़ करके कुछ और लिया, जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया। अब मैं यहां जो भी लिखूंगा वो जब 3 से गुणा होगा तो यहां पर जो होगा ना वो यहां पर नहीं आएगा। कोई भी संख्या लेके देख लो, समझ रहे? यहां पर 5 ले लो 15 आ जाएगा, 6 ले लो 18 आ गया ना, 6 तो नहीं आया। किसी संख्या के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी 1 जो होगा किसी भी संख्या से जब गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाती है। ठीक है, फिर समझ लो, तत्समक अवयव 1 होता है गुणन का। किसी बात तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि कोई भी संख्या हम ले लें, मान लो हमने 15 ले लिया, इसको जब हमने गुणा किया ना तो 15 ही आएगा। इसलिए 1 हमारा तत्समक अवयव होता है। अब प्रश्न आपके लिए हो गया। प्रश्न क्या है, मुझे यहां पर आकर के या वहीं से आपको कोई एक उदाहरण बताना होगा जिससे सिद्ध होगा कि 1 हमारा तत्समक अवयव होता है। कौन बताएगा? पीछे बताओ। मेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपको ये सिद्ध करना है कि 1 तत्समक अवयव गुणा की स्थिति में होता है। तो कोई एक उदाहरण देना रहे। ठीक है, करो सिद्ध। हाँ ठीक, क्या हुआ इसमें? 7 का गुणा 1 से हुआ तो 7 हो गया। वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो होता है कि भाई जब भी कभी हम देखते हैं कि संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं ना तो वही संख्या आ जाती है। ये 1 के साथ होता है और किसी के नहीं साथ होता। इसीलिए 1 को हम गुणा की स्थिति में इसको हम तत्समक अवयव कहते हैं। ये एक और नियम हो गया। क्लियर है? एक और नियम आता है, उसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य प्रगुण, प्रगुण या नियम या गुण की बात है। क्लियर है? तो इसको क्या होता है भाई? साहचर्य प्रगुण क्या होता है इसको समझो जरा। इसमें क्या हुआ कि अब संख्याएं बढ़ गई। अभी तक 2 संख्याओं की हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर हमको 3 संख्या लेनी होगी। यहां पे हमको 3 संख्या लेनी होगी इसको नियम को समझने के लिए। ठीक है? ठीक है भाई। तो इसमें ये कहता है कि हमने मान लो पहली संख्या को n1 से बताया, इसका गुणा हमने दूसरी संख्या से किया जो कि n2 थी, कोई भी थी, और इसके बाद में हम क्या करें, जो भी रिजल्ट आए उसमें हम कोई और तीसरी संख्या से गुणा कर दें। कितना हो गया? तो ये जो गुणा होगा ना ये बराबर होगा हम पहली संख्या का गुणा करें दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल से। अब इसको जरा उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई चलो 2 ले लो, छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं। फिर मैंने कहा कि एक और संख्या 3 ले लो। अब कोई और संख्या ले, हमने मान ली इसको 5 ले लिया। ये 3 संख्या ले ली। हमने पहली बार क्या किया, ब्रैकेट लगा लिया। कहां पर लगाया? पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हमें पहले क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा करना है। चलो गुणा करो।
2 का गुणा 3 में किया कितना आया 6। ठीक है, ये तो इन दोनों का गुणा हो गया। अब एक बचा एक और। अब देखो 6 का गुणा अब हम किस में करेंगे 5 में करेंगे। ठीक है, कितना आया पीछे 30, ये हो गया हमारा 30। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। इधर जो हमने जो n1 गुणा n2 गुणा n3 किया था, ये तो है 3 संख्याएं हैं। देखो ये n1 हो गई 2, n2 हमने 3 ले ली और n3 हमने 5 ले ली। तो हमने क्या किया, पहले n1 का n2 से गुणा किया, तीसरी संख्या हमने छोड़ी ही नहीं, ऐसी की ऐसी उतार ली। इसके बाद में जो गुणनफल आया उसको हमने 5 से किया तो हमारे पास 3 आए। ये तरीका अपनाया हमने। अब इन्हीं संख्याओं पे अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 लिखेंगे, वही लिखेंगे सारा का सारा 2 गुणा 3 गुणा 5। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट लगा देंगे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच। ब्रैकेट का मतलब हम सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो मुझे बताओ कि जब हमने 3 का गुणा 5 में किया तो कितना आया। ठीक है, तो हमने यहां पर इसको 15 लिख लिया। इसको तो कुछ नहीं किया ना, इस बार हमने इसको तो छेड़ा नहीं ना। अब देखो, अब प्रश्न आया कि 2 का गुणा जरा 15 में करो, कितना आया बताओ, कितना आया 30। बैठ जाओ। अगर हम इसको देखें तो ये 30 आ गया और ये भी 30 आ गया। इसमें तो हमने कोई और तरीका अपनाया था, इसमें हमने कोई और तरीका अपनाया था, उत्तर हमारा बराबर आ गया। तो यही हमारा नियम कहता है साहचर्य का प्रगुण। अब इसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि हमें 3 संख्याएं ली, हमने पहले 2 संख्याओं का गुणा किया, जो रिजल्ट आया उसमें हमने 3 संख्या गुणा कर दिया, हमारे पास में एक संख्या प्राप्त हुई। अब हमने क्या किया, पहली संख्या को गुणा किया किसमें, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल के साथ में। तो हमारे पास में 2 गुणा 15 आया, जो कि रिजल्ट हमारा फिर से 30 आ गया। यही नियम कहता है, यही नियम सहचार का नियम कहलाता है। इसको कोई समझा सकता है तो करो। अब तुम्हें क्या करना है, तुमको साहचर्य का प्रगुण जो होता है उसे समझाना है। समझाओ जरा। कोई नई संख्या लो, संख्या तो तमाम है ना, करो। नैतिक ने 3 संख्याओं की बात की थी, तो उसने पहली संख्या ली 3, दूसरी ली 15 और फिर तीसरी ली 5। यही है ना, करो जरा। इसको जरा आप लोग अपनी कॉपी पे करके दिखाओ, हो सकता है आप पहले ही कर लो। हाँ, अब यहां लिख दो। हाँ, ये तो हो गया जब हमने क्या किया, पहली संख्या में दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो गुणनफल था उसको किया है। ये तो एक पार्ट हो गया 225। अब दूसरा करके दिखाओ। दूसरा पार्ट है ना, दूसरा था ना, हाँ यही आना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, अब ये समझ में आया। अब की बार क्या हो रहा है कि अब हम लोग पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब की बार क्या किया, 3 का जब नैतिक ने 15 से गुणा किया तो यहाँ 45 आ गया। अब 45 का 5 से गुणा किया, है ना, करके देखो 225 ही आ गया। ठीक है, नियम सिद्ध हो गया। भाई इसने तो कोई और संख्या ली थी, यानी कोई भी 3 संख्या ले लेना तो ऐसे ही होगा जब आपका, तो ये कहलाएगा साहचर्य का प्रगुण। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का योग का वितरण का नियम क्या होता है। जब हम योग का वितरण का नियम की बात करते हैं तब हम कह सकते हैं कि पहली संख्या से दूसरी तथा तीसरी संख्या के योग का गुणनफल
पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणनफल के योग के बराबर होता है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि माना हमने पहली संख्या a ले ली, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या जब हम c लेते हैं तब कह सकते हैं कि a गुणा b प्लस c बराबर ab प्लस ac। इसको एक संख्यात्मक उदाहरण से समझें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 5 पहली संख्या का गुणा किया दूसरी तथा तीसरी संख्या के योग यानी 8 प्लस 3 के, तो ये बराबर होगा 5 का गुणा हम 8 में करें यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से, फिर योग कर दें पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणनफल का। तो ये हमारा कहलाता है योग का वितरण का नियम। अब बात करते हैं कि गुणन संक्रिया का घटाने का वितरण का नियम पूर्ण संख्याओं में किस प्रकार हम उपयोग करते हैं। यहां पर हम समझेंगे कि पहली संख्या से दूसरी तथा तीसरी संख्या के घटाने का गुणनफल होगा पहली संख्या का दूसरी संख्या से तथा पहली संख्या का तीसरी संख्या से गुणनफल के घटाने के बराबर। अब इसमें हमने 3 संख्याएं मान ली a b c, तब हम कह सकते हैं a गुणा b माइनस c बराबर होगा a गुणा b माइनस ऑफ a गुणा c। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने कहा 5 गुणा 8 माइनस 3 यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या के घटाने का गुणनफल बराबर होगा 5 गुणा 8 माइनस 5 गुणा 3 यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से यानी 5 गुणा 8 और पहली संख्या का तीसरी संख्या से जो गुणनफल होगा उसको अगर हम घटा दें तब इसके बराबर होगा। तो यह कहलाएगा पूर्ण संख्याओं के गुणन संक्रिया का घटाने का वितरण का नियम। अब बात करते हैं अभ्यास 2C के प्रश्न 9 की। यहां पर कहा गया कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल 6754 का 94 से ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। हमने 6754 गुणा 94, हम यह 94 को लिख सकते हैं 100 माइनस ऑफ 6। अब हम वितरण का नियम जानते हैं। हमें वितरण का नियम जो घटाने का वितरण का नियम है उससे हम उसको यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे a गुणा b माइनस c बराबर होता है a गुणा b माइनस a गुणा c। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। यहां पर a है 6754 और b है 100 और c है हमारा 6। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं वितरण के नियम का उपयोग करते हुए कि 6754 गुणा 100 माइनस 6754 गुणा 6। अब हम इसको जब गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 675400 माइनस 40524। अब इसको हल करने के बाद हमें उत्तर प्राप्त होता है 634876। यही हमें प्राप्त करना था। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का उपयोग किस प्रकार है अथवा नहीं, इसको समझते हैं। हमने प्रथम पूर्ण संख्या ली और द्वितीय पूर्ण संख्या ली। अब हम इसका भाग करते हैं तब हम प्राप्त करेंगे कि पूर्ण संख्या हमें प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए हमने एक पूर्ण संख्या 8 ली, हमने दूसरी पूर्ण संख्या 7 ली। जब हमने 7 को 8 में भाग किया तब हमें 1.1 प्राप्त हुआ जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम एक और उदाहरण से समझें। जब हमने एक संख्या 12 ली, दूसरी पूर्ण संख्या 5 ली, जब हमने इसको विभाजित किया तब हमें प्राप्त हुआ 2.4। यानी ये फिर से हम देख सकते हैं, पुनः हम देख सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखें। जब हमने दो पूर्ण संख्याएं 3 और 17 की बात की तो हमने 3 को जब 17 से विभाजित किया तब भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई, बल्कि एक 5.66 फ्रैक्शन नंबर हमें प्राप्त होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इन तीनों उदाहरणों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रथम पूर्ण संख्या में
दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया में समवर्ग प्रगुण नहीं होता है। किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है। आइए इसको समझते हैं। हमने एक पूर्ण संख्या 8 ली। अब हमने 8 में 0 का जब भाग दिया तब इसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि यह परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार जब हम 12 को 0 से भाग करें या हम 17 को 0 से भाग करें तब हम ये कहते हैं कि यह परिभाषित नहीं होता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं होता है। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। आइए इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। हमने पूर्ण संख्या 8 ली। इसमें जब 1 से भाग किया तब हमें 8 यानी वही संख्या प्राप्त हुई। अब हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हमने 12 को जब 1 से भाग किया तब भी हमें 12 मिला। और अगर हम एक और संख्या से समझें तो हम जब 17 को 1 से भाग करेंगे तो हमें 17 ही प्राप्त होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या यानी 0 को छोड़ करके, जैसे 7 ले लें, 8 ले लें, से भाग देने पर भागफल सदैव 0 प्राप्त होता है। आइए इसको समझते हैं। हमने यहां पर 7 को जब 0 से भाग किया तो हमने सबसे पहला काम किया, हमने 7 का 0 से गुणा करके देखा, हमें 0 प्राप्त हुआ। तो यानी हमारा भागफल होगा 0। तब हम इस प्रक्रिया को, इस संक्रिया को देखकर कह सकते हैं कि शून्य में जब भी कभी किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तब भागफल 0 प्राप्त होता है। हम इसको अन्य उदाहरण 15 के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जब 15 को 0 से भाग दिया तब हमें 0 ही प्राप्त हुआ। अतः हम सामान्यतः कह सकते हैं, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। आइए इसको समझते हैं। हमने शून्यतर पूर्ण संख्या लिया 8 और इसमें जब हम 8 का भाग 8 में दिया तो हमें 1 प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि 8 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तब 8 प्राप्त होगा, यानी भागफल हमारा 1 मिलेगा। इसी प्रकार जब हमने 12 को 12 से भाग किया तब भी 1 आया। और हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जब 17 को 17 से भाग दिया तब भी हमें 1 ही प्राप्त हुआ। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि किसी भी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही आता है। अब एक गतिविधि, नाम है संख्या बताओ। आपको बताना है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से ही विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे 15 हमने पूर्ण संख्या लिया और जब हम 15 को ही 15 से भाग करते हैं तब हमें 1 प्राप्त होता है। तब ये तो हमारा केस रहा, ये तो हमारा उदाहरण रहा पूर्ण संख्या 15 के। अब आपके लिए प्रश्न है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको उससे ही, स्वयं से ही विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। आपको उत्तर ए यानी हां में बताना है, हां होती है, और अगर नहीं होती है तो आपको बी उत्तर देना है, नहीं ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। उम्मीद है आज की विषय वस्तु आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। आप सभी का आभार। नमस्कार।